नमस्कार। MHD 6 के अंतर्गत आज हम वापस से प्रगतिवादी साहित्य चिंतन के विषय में चर्चा करेंगे। कल बात अधूरी रह गई थी। अब साहित्य में जो बुक्स लिखी जाती हैं वो दो तरह की बुक्स होती हैं। एक तो वो जो पाठ्यक्रम संबंधी, एक बुक्स वो जो कि समाज से संबंधित है, यानी जो जिनका पाठ्यक्रम से कोई लेना देना नहीं है। तो जो पाठ्यक्रम से संबंधित है या समाज से संबंधित है, बुक्स किसी से भी संबंधित हों, लेकिन पहले बुक्स लिखने से पहले एक बात महत्वपूर्ण होती है। वो क्या महत्वपूर्ण होती है? वो बुक्स लिखी किस व्यक्ति विशेष के लिए जा रही हैं, यानी वो बच्चों के लिए लिखी जा रही हैं, वो बड़े व्यक्ति के लिए लिखी जा रही हैं, वो किसी ग्रेजुएशन लेवल के लिए लिखी जा रही हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए लिखी जा रही हैं, या उससे भी बड़े लेवल के लिए जो रिसर्च के लिए लिखी जा रही हैं, वो बुक्स हैं क्या? तो उसका कंटेंट उसी के अकॉर्डिंग तैयार करना पड़ता है। हर कंटेंट एक जैसा नहीं हो सकता। तो साहित्य में उसी लेवल को ला करके हमें उस जो साहित्य की मौलिकता है, जो साहित्य की जितनी भी विशेषताएं होती हैं साहित्य की, चाहे वो उसकी रचनात्मकता हो, सृजनात्मकता हो, मौलिकता हो, या फिर उसके और जितने भी गुण हैं, वो सारे गुण जो हैं हमें उसी साहित्य में ढूंढने, जिस व्यक्ति विशेष के लिए लिखा जा रहा है। तो वहाँ पर और क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? तो मार्क्सवाद के अनुसार क्या होना चाहिए? मार्क्सवाद के अनुसार साहित्य और समाज के अंतर संबंधों को समझने के लिए आधार और अधिरचना के संबंधों को समझना। तो उसका आधार क्या है? तो जैसा कि मैंने कहा कि आधार पहले ये देख लो कि उसका वो किस के लिए बनाई जा रही है, उसका आखिर क्यों बनाने के पीछे उसका प्रयोजन क्या है, ये पहले समझ लो। अधिरचना क्या है? अब उसके अंदर जो उसकी जो बच्चे तक जो मैसेज देना चाहते हैं, वो मैसेज क्या है? वो मैसेज महत्वपूर्ण होता है कि आप कुछ भी चीज़ लिख रहे हैं, आखिर वो कंटेंट लिखने के पीछे कुछ लॉजिक तो होगा कि केवल ऐसे ही लिखा जाए और ऐसे ही पढ़ा जाए तो उसकी वैल्यू नहीं है। आपने यदि एक लव कुश की कथा सुनाई, तो लव कुश की कथा दिखाने के पीछे मकसद ये कि समाज में इस तरह की स्थिति भी आती है और समाज में न्याय के लिए व्यक्ति यहाँ तक त्याग भी कर सकता है। और इस तरीके से एक जो रानी थी, और वो रानी को जो है उसको अपना राजमहल छोड़ करके और वो जंगलों में भटकना पड़ा। और आश्चर्यजनक तो घटना ये है कि देखो, अब जहाँ हम सीता की बात करते हैं, आश्चर्यजनक घटना तो ये है कि उनकी विवाह से लेकर के और वो अंत समय तक जंगल में ही उनका बीता। कुछ समय भी उनका जो है राजमहल में नहीं बीता। तो ये एक बहुत बड़ी आश्चर्यजनक घटना है कि किस तरीके से एक राजकुमार से शादी होने के बाद भी जीवन में व्यक्ति की स्थितियां बदल सकती हैं। जीवन में किसी की भी स्थितियां बदल सकती हैं। स्थितियां ऊपर भी जा सकती हैं, स्थितियां नीचे भी जा सकती हैं। तो इसके पीछे बहुत सारी सी चीज़ें जुड़ी होती हैं। वो चीज़ों के बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। खैर, हम अभी आते हैं। मार्क्स का प्रसिद्ध कथन है, मनुष्य का सामाजिक अस्तित्व ही उसकी चेतना को निर्धारित करता है। इस बात की व्याख्या करते हुए मार्क्स ने राजनीतिक अर्थशास्त्र की आलोचना में योगदान नामक पुस्तक की भूमिका में लिखा था। अपने जीवन के सामाजिक उत्पादन में मनुष्य ऐसे निश्चित संबंधों में बनते हैं जो परिवार एवं उनकी इच्छा से स्वतंत्र होते हैं। अब देखो, यहाँ क्या कहा उन्होंने? यहाँ ये कहा कि दो तरह के संबंध होते हैं। एक तो वो संबंध होते हैं जहाँ परिवार के संबंध हैं, वो व्यक्ति विशेष अपनी इच्छा से चला सकता है, जिसको चाहे वो चाहे पत्नी हो, बच्चे हो, या पति हो, बच्चे हों, परिवार के अन्य लोग हों। तो महिला उनको यदि चला रही है, तो यदि वो मुखिया की भूमिका में है, तो वो उनको जैसे चाहे वैसे उनको निर्देश दे सकती है, वैसे ही उनको मानना भी पड़ता है, तभी परिवार अच्छे से चल पाता है। लेकिन जब हम इन्हीं संबंधों की बात जब हम समाज में ले जाते हैं, और समाज में ले जा कर के उस समय करते हैं जब जहाँ पर 4 नए लोग हैं या 7 लोगों का ग्रुप बना है, वो 7 लोग 7 फैमिली से आ रहे हैं, वहाँ पर जो आप मालिक तो है,
लेकिन आपके नियमों को कोई सारे लोग मानेंगे ये अनिवार्य नहीं है। आपकी बातों को, इसीलिए उन्होंने लिखा कि अपने जीवन के सामाजिक उत्पादन में मनुष्य ऐसे निश्चित संबंधों में बनते हैं जो अपरिहार्य एवं उनकी इच्छा से स्वतंत्र होते हैं। वो उनकी इच्छा से स्वतंत्र है, वो आपकी इच्छा से नहीं, क्योंकि वो किस लिए जुड़े हुए हैं, वो आपकी आर्थिक आर्थिक उन्नति के लिए, सामाजिक उन्नति के लिए काम करने के लिए जुड़े, ताकि सभी लोगों को किसी भी कार्य को कर रहे हैं तो उस काम को, वो काम में सफलता प्राप्त हो, सिर्फ इसलिए जुड़े हैं। उत्पादन के ये संबंध उत्पादन की भौतिक शक्तियों के विकास की एक निश्चित मंजिल के अनुरूप होते हैं। जैसी मंजिल होते हैं, जितना बड़ा टारगेट उतनी बड़ी, उतने ही लोग और उतनी ही उनकी क्षमता है। इन उत्पादन संबंधों का पूर्ण योग समाज की आर्थिक ढांचा भी है। अच्छा, इनमें सिर्फ इतना ही नहीं होता, इसमें वो वर्ग भी आता है जो मजदूर वर्ग, क्योंकि मार्क्सवाद की बात है ना, तो शोषित कौन हो रहा है, तो जो मजदूर वर्ग है वो हो रहा है, तो वो भी तो संबंध उन्हीं से है, और ये सारे स्वतंत्र व्यक्ति हैं। वह असली बुनियाद है जिस पर कानून और राजनीति का ऊपरी ढांचा खड़ा होता है, और इस पर क्या है, कानून और राजनीति का ढांचा खड़ा हो जाता है। ये लोग यदि बात कहेंगे तो वो, यदि आप नहीं मानेंगे तो ये कानून का सहारा ले सकते हैं, राजनीति का सहारा ले सकते हैं, और आपके ऊपर दबाव बना सकते हैं, या आप कानून का और राजनीति का सहारा लेकर इन लोगों के ऊपर दबाव बना सकते हैं, जो होता है अक्सर। वह होता है। भौतिक जीवन की उत्पादन प्रणाली जीवन की आम सामाजिक, राजनीतिक और भौतिक प्रक्रिया को निर्धारित करती है। भौतिक जीवन की, अब देखो यहाँ भौतिक शब्द लिया है, भौतिक जीवन, तो दो तरह का जीवन है, एक प्राकृतिक जीवन, एक भौतिक जीवन। अब प्राकृतिक जीवन क्या है, प्राकृतिक है, जैसे सूर्य है, वो प्राकृतिक है। अब उसके लिए किसी तरीके का आपको कोई निर्देश देने की ज़रूरत नहीं है। सूर्य सुबह जो है अपने टाइम से, जो टाइम है वो है निर्धारित, उस समय से अपने आप बादल नहीं होंगे, अपने आप दिखाई देने लगेंगे। लेकिन बिजली जो है वो समय समय पर जा सकती है, समय समय पर आ सकती है, और आपको अपने अपने अनुसार उसकी पावर को भी सेट करना पड़ता है। उसमें जो उत्पादन है उस पर भी ध्यान देना पड़ता है। उसकी सारी चीज़ों को आपको देखना है कि कैसे उसको बना करके रखना है, जिससे कि आपकी सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल सकें। ये आपका काम है, ये बिजली का काम नहीं है कि वो अपने आप आ जाएगी। बिजली के लिए आपको निरंतर का, इसीलिए एक बहुत बड़ा जो समाज का तबका है वो बिजली विभाग में कार्यरत होता है। तो ये हुआ ये क्या है, ये भौतिक जीवन है, ये भौतिक जीवन है। एक प्राकृतिक जीवन तो वो है जहाँ जो हम संसार में जन्म लिया, तो वो प्राकृतिक जीवन है हमारा। लेकिन सब भौतिक जीवन, वस्त्र का निर्माण हुआ, चीज़ों का निर्माण हुआ, रहने के लिए घरों का ये भौतिक जीवन है। तो भौतिक जीवन का उत्पादन प्रणाली जीवन की आम सामाजिक, राजनीतिक और बौद्धिक प्रक्रिया को भी निर्धारित करती है। इतना ही नहीं, वो किस किस को, सामाजिक, राजनीतिक और बौद्धिक प्रक्रिया को भी प्रभावित करती है। कब किससे क्या बोलना है, कब कहाँ क्या करना है, ये तो हो गया बौद्धिक। राजनीतिक आप सब जानते ही हैं, और सामाजिक, तो सामाजिक हम परिवार के अंदर बने, कौन से जो है औपचारिक हैं, कौन औपचारिक है, कौन अनौपचारिक है। कुछ रिश्ते ऐसे हैं जो और रिश्ते होते हुए भी औपचारिक हैं। मान लीजिए बेटी की ससुराल जाते हैं तो वहाँ औपचारिकता निभानी पड़ेगी, वहाँ आप अनौपचारिक नहीं हो सकते। है रिश्तेदारी, लेकिन रिश्तेदार के अंदर भी दो तरह के रिश्तेदार हैं। आप बेटी की ससुराल जा रहे हैं, वहाँ पर अनौपचारिक नहीं हो सकते कि कहीं भी सो गए, कहीं भी बैठ गए, कहीं भी हो गए, नहीं हो सकता। बोलने में ध्यान रखना पड़ेगा उसमें। आप अपने घर में अपनी माँ से अनौपचारिक हो सकते हैं। आप रूखी रोटी भी खा लेंगे फिर भी माँ की प्रशंसा कर देंगे, लेकिन ससुराल में जाएंगे दामाद तो उसको फिर खाना बराबर से चाहिए। उसको यदि रूखी रोटी है तो 5-10 जगह जा कर के कहेगा कि अरे पहले तो दे ही नहीं सकता कोई, दामाद को नहीं खिला सकते, बहू को खिलाई जा सकती है रूखी रोटी, लेकिन बेटे को, दामाद को नहीं खिलाई जा सकती। उसके लिए चाहे पड़ोसी से मांग कर लाना पड़े, लेकिन फिर भी उसके लिए व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं। तो ये हमारे समाज का नियम है। तो ये सामाजिक चीज़ें, मनुष्य की चेतना उसके अस्तित्व को निर्धारित करती है।
बल्कि उनका सामाजिक अस्तित्व उनका चिंतन को निर्धारित करता है। साहित्य की रचना को भी इसी विचार के संदर्भ में समझना चाहिए। समाज में चलने वाली प्रक्रियाओं को साहित्य दर्पण की तरह प्रतिबिंबित नहीं करता, और समाज में चलने वाली जो जितनी भी रचना है उनको दर्पण की, जैसे दर्पण में चेहरा देखा बिल्कुल जैसा है वैसा ही दिखाई देगा। अभी मैं वीडियो बना रही, जैसी मैं दिखाई दे रही वैसे ही उसमें आएगा फोटो। तो ये उस तरीके से नहीं होता, बल्कि कैसा होता है, जहाँ कुछ चीज़ें हम बढ़ा सकते हैं और कुछ चीज़ें हम घटा सकते हैं। साहित्य का में समाज का यथार्थवादी चित्रण होना चाहिए। ये बात जब प्रगतिशील साहित्यकार कहता है तब इसका अर्थ ये नहीं है कि समाज जैसा है वह उसी के रूप में चित्रित कर दे। इसका मतलब ये है कि साहित्य में सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति होना चाहिए, कि साहित्य में सामाजिक यथार्थ क्या है। यानी ये बहुत सारी चीज़ें जो हम नहीं बताते हैं, तो उससे क्या होता है, नुकसान होता है। भाई व्यक्ति तो पहले ही नहीं जानता, और आप भी यथार्थ नहीं बताएंगे, आप भी यथार्थ छुपाएंगे, तो व्यक्ति का नुकसान है। लेकिन यथार्थ को रखने का तरीका ऐसा होना चाहिए जिससे व्यक्ति को नुकसान ना हो। चूँकि समाज का रूप अत्यंत जटिल होता है, इसलिए साहित्य में समाज की जटिलता की अभिव्यक्ति भी होगी। और समाज का तो जटिल है, यानी जीवन जीना आसान नहीं है। हर तरीके की समस्या में से जूझता है व्यक्ति। आर्थिक भी समस्या होती है, किसी को सामाजिक होती है, किसी को और तरह की होती है। बहुत तरह की समस्याएं हैं संसार के अंदर, तो उनको साथ में अपने आप का मेल बना कर रखना, उन परिस्थितियों से लड़कर के आगे निकलना, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। और उसकी अभिव्यक्ति करना वो उससे महत्वपूर्ण है। साहित्यकार को इस जटिलता को समझना होगा। इसी समझने की प्रक्रिया में मार्क्सवादी दृष्टिकोण सहायक बनता है। ये मान लिया जाता है कि साहित्य में मार्क्सवाद को लागू करने का मतलब है साहित्य की राजनीति का पृष्ठलघु बनाना। साहित्य को राजनीति का पृष्ठलघु बनाना। और क्या मान लिया जाता है कि साहित्य में मार्क्सवाद को लागू करने का मतलब है साहित्य को राजनीति का पृष्ठलघु बनाना। राजनीति के पीछे पीछे चले, जैसे राजनीतिज्ञ कहेंगे वैसे ही साहित्य में उसको कम ज़्यादा चीज़ों को किया जा सकता है। लेकिन ये हो नहीं सकता, क्योंकि साहित्य तो समाज का दर्पण है। और समाज का दर्पण क्यों है? क्योंकि समाज की हर चीज़ों को वो प्रस्तुत करने में समर्थ है। लेकिन वही बात ये है कि हमने जो वो वर्ग भेद को बांटा है, नहीं, हमें सम्मान हमारे साथ में जुड़ने वाले हर व्यक्ति का उतना ही देना होगा जितना मालिक का है, उतना ही छोटे व्यक्ति का। बेशक वो पद में छोटा हो सकता है, पैसे में उसको सैलरी कम मिल सकती है, लेकिन उस कंपनी के अंदर जुड़ा हुआ है, या परिवार के, या हमारे देश के अंदर जुड़ा हुआ है, या हमारे परिवार के अंदर कोई व्यक्ति जुड़ा हुआ है, तो हमको उस सब के साथ में एक जैसा व्यवहार करना चाहिए। ये शोषक और शोषित वर्ग जो है, ये बदलना चाहिए, ये बदलना चाहिए। यानी जो हम प्रताड़ित कर देते हैं किसी को भी, वो नहीं होना चाहिए। जीवन में ये नहीं होना चाहिए कि एक व्यक्ति को इतना मजबूर कर दिया जाए कि उसका रोटी भी ना चल सके। या वो जॉब कर रहा है तो जॉब किस लिए करने निकला, ताकि उसका परिवार चल सके। तो इतनी सम्मानीय सैलरी तो हर व्यक्ति को दी जानी चाहिए, जिससे उसके परिवार को चलाने में उसको समस्याओं का सामना ना करना पड़े। जब हम आप किसी व्यक्ति विशेष को एक अच्छी सैलरी देते हैं, एक अच्छी सैलरी देते हैं जिसमें उसका घर चल सकता है, उन सब के बावजूद भी समस्याएं कभी कभी बड़ी विपरीत हो जाती हैं। अचानक व्यक्ति बीमार पड़ गया, अब उसके बावजूद भी और पैसा चाहिए, तो व्यक्ति जब प्रयत्न करता है तो परेशानी में फंस जाता है। कभी कर्जा लेना पड़ता है, कभी तो वहाँ भी वो परेशानी में आ जाता है। या कभी अचानक ये जैसे कभी भूकंप आ गया, कभी बाढ़ से प्रभावित हो गया, कभी और किसी तो उसमें हो जाता है, कभी परिवार में कोई और हादसा हो गया। तो इस तरह से जो समस्याएं आ जाती हैं, यदि हम सब कुछ ओके रखते हैं उसके बाद भी आ जाती हैं, तो ऐसे समाज के अंदर हमें जो मार्क्सवाद है, मार्क्सवाद से थोड़ा सा हट करके ये सोचने की आवश्यकता है कि हम काम करें, लेकिन काम में थोड़ा सा तब्दीली लाएं। यानी हम उनको सम्मान दें, पैसा दें, इतना पैसा सबको मिलना चाहिए जिसमें उसकी इज्जत भरी ज़िंदगी चल सके। बेशक महिलाएं नहीं जानती, लेकिन हमारा समाज तो जानता है। हमारे जो कंपनी चला रही है, या जो सिस्टम चला रहा है, उस सिस्टम को तो पता है ना
कि कोई ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है तो उसको ये बात बोलनी पड़ेगी, कोई भी कंपनी खोलने जा रही है काम, उससे पूछना होगा कि भाई तो आप कर क्या रहे हैं, कितना पैसा दे रहे हैं आप एक व्यक्ति विशेष को, वो उससे पूछा जाए कि भाई आप क्या दे रहे हैं, आप इतने लोगों से काम ले रहे हैं, आप उसको दे क्या रहे हैं, पता लग जाएगा कि क्या दे रहे हैं। मतलब आदमी 2 जगह कर रहा है, 4 जगह कर रहा है, फिर भी उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही, ये तो बहुत ही गलत बात है। आज भी नहीं है तो ये मार्क्स बात की तो आज भी आवश्यकता है, लेकिन उस तरह से नहीं, इस तरीके से थोड़ा सा फ़र्क है। खैर, तो आज हम यही विराम देते हैं, कल फिर हम वापस से इसी सब्जेक्ट पर चिंतन करेंगे।